Hello students, good morning, good afternoon, good evening to everyone of class 12 present on that side. कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग फिट फाइन तंदुरुस्त होंगे जहाँ पे भी हैं. प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड दिस ऑनलाइन सेशन और हम लोगों ने अपना ये जो असाइनमेंट सेशन स्टार्ट किया है. In this assignment session, we were working on each and every type of logical, numerical, conceptual question पे हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं. तो शायद माइट भी हम लोग स्लोली काम कर रहे हैं, बट आई मेक श्योर कि आपको हर चीज़ आसानी से ढंग से समझ में आ जाए. सो आई होपफुली आप लोगों ने अपना पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो हमारा ऑन गोइंग असाइनमेंट टॉपिक है उसके पार्ट 1 को लुकआउट कर लिया होगा. जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है वो प्लीज़ सबसे पहले पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और चैनल पे जाके प्लीज़ सबसे पहले पार्ट 1 को चेकआउट कीजिए. देन वी प्रोसीड टू द पार्ट 2. सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोस्टैट्स पे काम करना शुरू ही कर देते हैं. बट every time starting of the motto we will always try to clear the why concept so that how can be easy. तो चलिए उसी मोटो को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर असाइनमेंट कॉन्सेप्ट. अपने असाइनमेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं. और एज फॉर दिस नाउ वी आर गोइंग टू अगेन आई एम कॉलिंग वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो हमारा ऑन गोइंग है. असाइनमेंट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द सीबीएसई कॉन्सेप्ट पार्ट 2. इस बार हमारा पार्ट 2 है, यानी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दैट पॉइंट जहां पे हम लोगों ने पार्ट 1 में लेफ्ट किया था. So as you all know that in the part 1 our last question was question number 13 जहां तक हम लोगों ने अपने काम को डन किया था. Now we are going to work from the question number 14 itself. Okay, so this is the question number 14. Everyone check this out. सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे. He says in the first part that can two equipotential surface intersect each other, give reason. This is our part 1. Then we are going to proceed with the part 2. तो चलिए पहले पार्ट 1 पे देखते हैं. कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर. सो इन द पार्ट 1 जब हम लोगों ने पार्ट 1 लेक्चर को स्टडी किया था देयर वाज अ वन क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने ये इंडिकेट किया था दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले ही प्रूव कर चुके हैं that electric field passing through the equipotential surface is always normal or perpendicular होता है. Okay, now he says can two equipotential intersect. So we will assume that if they intersect, अगर वो दोनों intersect करते हैं, हम ये मान के चल लेते हैं. Let's suppose this is my first equipotential surface and now I'm going to take my second equipotential surface. This is my second equipotential surface due to one single charge. एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, या फिर आप बोल सकते हो एक पेयर ऑफ द चार्ज है, चाहे वो डाइपोल हो चाहे वो टू पॉजिटिव है, बट एक सिंगल सिस्टम है. अब उस सिंगल सिस्टम के ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब आ जाते हैं किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या उसकी जो डायरेक्शन है डेफिनेटली इक्विपोटेंशियल की जो पोजीशन है उसकी जो सरफेस का जो पोजीशन है दैट वुड बी अलोंग द टेंजेंट. ओके, तो फर्स्ट का डीएस वेक्टर अलोंग द टेंजेंट होगा यानी उसका सरफेस का पोजीशन. सिमिलरली सेकंड का जो सरफेस का पोजीशन है वो भी अलोंग द टेंजेंट ही होगा. क्लियर है? अब आ जाइए, अब हमारा जो सरफेस है वो अलोंग द टेंजेंट है, तो हमें एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग सरफेसेस की पोजीशन मिल गई क्योंकि दो सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रहे थे. अब पार्ट 1 के इस रिजल्ट को ध्यान दीजिए. वेयर शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो हमारा ये जो डीएस वेक्टर है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए. एम आई क्लियर? और जो हमारा सेकंड डीएस है जिसे मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि हमें तो रूल को ओबे करना है ना दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. इट मींस इज दैट हमें एक ही सिंगल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई? दो अलग अलग डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, विच इज नॉट पॉसिबल. सो वी विल से दैट इफ दे इंटरसेक्ट देन, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं देन देयर विल बी व्हाट? टू tangents at a single point.
सिंगल पॉइंट, रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटिंग टू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। एम आई क्लियर टू दैट? सो दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट। यानी हमने पहले ये एज्यूम कर लिया कि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा, और अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट नो equipotent surface, no two equipotent surface, sorry, okay, so no two equipotent surfaces intersect each other, वो intersect नहीं कर सकते, ठीक है? Am I clear to that? Okay, now we will proceed to the question number 2. So for that question number 2, I am taking this question to the next slide. हम लोग इस question को next slide पे लेके चलेंगे. So everyone, so I'm copying that question. मैं क्वेश्चन को यहां से कॉपी कर रहा हूं. So we have that next slide ताकि हम लोग उस पर काम कर लें. Okay. Now we will work on this slide on a part 2. अब हम इस स्लाइड पे केवल पार्ट 2 को काम करेंगे क्योंकि हम लोग अपने पार्ट 1 को ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं. Am I clear? So क्वेश्चन नंबर, इसी पे ही हम लोग अपना काम जारी रखेंगे. प्लीज एवरीवन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ही है. प्लीज, ओके. So question number 14 here. Okay, so question number 14 we will work on the part 2 of the question number 14. चलिए एक बार रेड पेन से देख लेते हैं क्या क्या है. In the second part he says that the two charges minus q and plus q are located at A point and B point whose coordinate are given. तो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम पे के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं. तो टू चार्जेस लेते हैं विद कोऑर्डिनेट 0 0 माइनस ए. तो जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है बेटा 0 0 माइनस ए. इट मींस इज दैट on the x axis and y axis it have 0 component, but on the z axis it is negative of a. Similarly b point के जो coordinate हैं that would be 0 0 plus a. It means is that both the points are working on z axis. अब z axis तो हमारे 2D पेपर है, तो जो स्क्रीन में आपसे शेयर कर रहा हूं ये 2 डायमेंशन है. जिस पेपर पे आप लोग काम करेंगे वो भी 2 डायमेंशन में है. सो फॉर दैट हमें वो जो थर्ड एक्सिस है, वो जो थर्ड डायमेंशन की एक्सिस है, उसे स्टडी करने में थोड़ा इश्यू आता है, क्योंकि जिस चीज पे हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर वो 2D है तो उसमें 3D नहीं आ सकता. सो पॉइंट इज दैट कि हमें यहाँ पे x और y एक्सिस पे काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट 0 हैं. तो इसका मतलब केवल वर्क z एक्सिस पे हो रहा है. सो वी विल टेक दिस हॉरिजॉन्टल साइड एज अ z एक्सिस. एम आई क्लियर? So we will take that side as a right side as a positive z and left side as a negative z. ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हमेशा x के ही नाम हो गया है ना. कहते हैं ना x के ही नाम है, भाई तुम्हारे नाम थोड़ी लिखा हुआ है. तो ये कोई भी एक्सिस हो सकती है. बस पॉइंट ये है कि आप उसे स्पेसिफाई जरूर कर दे कि आप इसे कौन सा ले रहे हैं. सो इफ आई टेक दिस एज अ z एक्सिस, सो वेयर इज नेगेटिव q? नेगेटिव q a पॉइंट पे है, ठीक है बेटा, और पॉजिटिव q b पॉइंट पे. तो नेगेटिव q के कोऑर्डिनेट 0 0 माइनस a. सो लेट सपोज ऑन द z एक्सिस दिस इज योर a पॉइंट, x0 y0 एंड z माइनस a. यहां पे है हमारे पास माइनस q. सिमिलरली वी हैव b पॉइंट which is being x0 y0 z plus a, and here we have plus q. Okay, so if you check out your this क्वेश्चन या फिर इस डायग्राम की तरफ ध्यान दे, तो वन साइड वी हैव माइनस क्यू, अनदर साइड वी हैव प्लस क्यू. सो व्हाट वी हैव अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इट शोज दैट इट इज अ डाइपोल. एंड कैन यू गेस मी व्हाट शुड बी इट्स लेंथ? इट्स लेंथ शुड बी 2a. ये ओरिजिन है बेटा. सो a ऑन द राइट साइड, a ऑन द लेफ्ट साइड, सो ये हमारा 2a हो गया. तो ये हमारा एक डाइपोल है. यानी इस बार उन्होंने हमें डाइपोल तो दिया बट थोड़ा सा ट्विस्टेड और कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया. नाउ कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज हाउ मच वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम P पॉइंट टू द Q पॉइंट. सो P से Q तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है. तो चलिए भाई
P पॉइंट को लोकेट करते हैं तो P के कोऑर्डिनेट देखेंगे 700, यानी P x एक्सिस पे वर्क कर रहा है. सो आई विल टेक दिस एज अ x एक्सिस एंड आई विल टेक दिस एज अ माइनस x एक्सिस, यानी ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस. तो P का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए भाई? P शुड बी एट x7 y0 z0. ओके, और Q कहां पे लोकेट होना चाहिए? Q शुड बी -3, यानी x में -3, y में 0 और z में 0. Am I clear with the location of the point? Now what we have to do, we have to move a test charge from P point to the Q point. हमें हमारे टेस्ट चार्ज को P से Q पे मूव करना है. सो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट वेल डिफाइंड है, तो हमें यूज करना पड़ेगा हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को, वो जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. जिन मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. और इस बार वो जो पॉइंट की लोकेशन है वो P से Q तक है. तो इसका मतलब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज. किसका पोटेंशियल डिफरेंस? P और Q वाले पॉइंट का. एम आई क्लियर? तो चलिए P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. बट सिंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं P एंड Q आर एट विच पोजीशन? Are at equatorial position. Yes or no? हमारा जो P और Q है वो डायपोल के इक्वेटोरियल मींस परपेंडिकुलर है. और हमारे पार्ट 1 यानी हमारी जो लास्ट असाइनमेंट थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन. सो एट इक्वेटोरियल हमारा पोटेंशियल 0 होता है ड्यू टू डायपोल. इट मीन्स इज दैट P और Q का पोटेंशियल कितना होगा? 0. So if both have the potential 0, so what should be the potential difference? वो भी 0 ही रहेगा. और अगर potential difference 0 है and if I use this relation, so what would be the work done? तो work done W would be 0 into Q naught, which is how much? 0 joule. Am I clear to that question? So what is the amount of work done to move a test charge from P point to the Q point? That would be the 0. बट उसके लिए आप जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं हमें कहीं पे ये नहीं दिया गया है कि ये इक्वेटोरियल है. ये हमें कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करने के बाद ही पता चलेगा. Am I clear with that question? So क्वेश्चन में टाइम लगा है बट क्वेश्चन जेन्युइन है. दोनों ही पार्ट अपने एक इंपॉर्टेंट हिस्से को कैरी करता है. Am I clear? So now proceed to the question number 15 पे आ जाते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करते हैं. That two uniformly large thin plates having charge density plus sigma and minus sigma. So दो लार्ज थिन प्लेट हैं और दोनों आपस में पैरेलल हैं, इस बात को याद रखना है. ओके, वन हैव चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, अनदर हैव चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, आर कैप्ट इन अ वाई जेड प्लेन. Sorry, my mistake. They are kept in a xz plane at a distance of d apart. ओके, तो सबसे पहले उन दोनों को x डिस्टेंस स्मॉल d डिस्टेंस पे xz प्लेन पे रखते हैं. सो xz प्लेन पे रखने का मतलब क्या हुआ? xz प्लेन पे मतलब हमारे कौन सी एक्सिस के अलोंग? y एक्सिस के अलोंग. एम आई क्लियर? तो इसका मतलब यही हुआ हमारे जो दोनों सरफेसेस होंगे, दोनों जो प्लेट्स होंगी, दिस इज माय फर्स्ट प्लेट जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, एंड ओवर दैट हमारे पास एक और प्लेट होने वाली है, ये हमारी सेकेंड प्लेट. एम आई क्लियर? मैंने ये दोनों प्लेट ऐसे क्यों बनाई है? क्योंकि ये हमारा XZ प्लेन है, ये हमारे XZ प्लेन है दोनों के दोनों, क्योंकि हमारे Y एक्सिस के अलोंग इसका काम होगा. एम आई क्लियर? तो आपने कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री पढ़ी हुई है तो आप एक बार थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए. ओके, so by this manner what is the separation between them? The separation between them is the small d. So small d is the separation between them. Now what he is asking? He is asking sketch the equipotential surface. He is asking what? Sketch an equipotential surface due to electric field between the plates. Okay, so इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो. तो एक ले लो प्लस सिग्मा और एक ले लेते हैं माइनस सिग्मा. सो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग द अपर वन एज अ प्लस सिग्मा एंड लोअर वन एज अ माइनस सिग्मा. ओके, कैसी प्लेट है हमारी? पहली बात ये क्लियर करते हैं, थिन प्लेट है. सो रिमेंबर गॉसेस सेकेंड लॉ. यहां पे आपको थोड़ा सा पुरानी जगह पे जाना पड़ेगा. सो गॉसेस सेकेंड लॉ, it says that electric field due to thin plate is 2 sigma, sorry my mistake,
द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एफिशिएंट नॉट. ओके, सॉरी, by mistake it is sigma by 2 efficient naught. This is the electric field due to the thin sheet. अब देखिए, जो हमारा ऊपर वाला प्लेट है वो पॉजिटिव है, नीचे वाला प्लेट है वो नेगेटिव है. अब सिंस दोनों की सिग्मा सेम है तो दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी, बट बोथ आर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा. जैसे कि फॉर द पॉजिटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी आउटवर्ड, तो इसकी आउटवर्ड आई थिंक बेटा यहां होगी, हो गई. ओके, फॉर द नेगेटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड, तो ये तो हो गई बेटा फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकंड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी के इनवर्ड होगी. देखो, E1 फर्स्ट वाले का आउटवर्ड है, E2 सेकंड वाले का इनवर्ड है, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट कितना, दोनों का सम. और सिंस दोनों के सिग्मा सेम है तो मैग्नीट्यूडली दोनों भी सेम होंगी. सिग्मा बाय 2 एफिशिएंट नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एफिशिएंट नॉट, तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट है दैट वुड बी हाउ मच, जस्ट ओनली सिग्मा बाय एफिशिएंट नॉट. एम आई क्लियर टू दैट? ये सिमिलरली बेटा वैसा ही है जैसा एक पीपीसी काम कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो आई थिंक आपने अगर वो लेक्चर्स देखे हुए हैं और होपफुली आप लोगों ने देखे हुए हैं पीपीसी कैसे बनता है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा. नाउ ही इज आस्किंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं पूछा था, बट इसने इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां लगेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव लगेंगी भाई. तो हम ड्रॉ कर लेते हैं. सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. एम आई क्लियर टू दैट? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. मैं इस E1 और E2 को अब हटा देता हूँ, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे. ओके, इंडिविजुअली काम हो चुका है हमारा. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, हम लोग बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का. चलिए, तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से नेगेटिव लग रही है, मींस इन द नेगेटिव वाई एक्सिस में लग रहा है, क्योंकि हमने ऊपर पॉजिटिव लिया था, नीचे नेगेटिव लिया था. वो आप कहीं पे भी ले सकते हो, क्योंकि ऐसा मेंशन नहीं है कि विच प्लेट इज इन अपर साइड और कौन सा नेगेटिव पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एफिशिएंट नॉट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. रिमेंबर दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन सेपरेशन या डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं था प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनते हैं, प्लेन बनेंगे. तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा बेटा, द इक्विपोटेंशियल सरफेस वुड बी प्लेन. एम आई क्लियर? ये व्हाइट वाला आपको एक आई थिंक 3D इफेक्ट दे रहा होगा, और द सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बराबर बराबर होंगे, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr व्हेन द dv इज कांस्टेंट, है ना. हमने लास्ट लेक्चर में यानी पार्ट 1 में भी यही बात की थी. तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी कांस्टेंट रहेंगे. एम आई क्लियर टू दैट? डन है, पक्का? तो ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. आपको प्लेन्स दिए हुए थे और इस तरीके से हमने पूरी फॉर्मेशन लगा ली, जिसमें हमें गॉसेस के सेकंड लॉ को भी यूज करना पड़ा. E इज इक्वल टू dv बाई dr, मतलब एवरी कॉन्सेप्ट कंबाइन होके आपको कुछ ना कुछ बना के दे रहा है. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. तो एक तरीके से आप इसे पार्ट 2 बोल सकते हो क्वेश्चन का, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लिखा हो कि ये पार्ट 1 है ये पार्ट 2 है. तो क्वेश्चन एक कंप्लीट फॉर्म में है, बट ये उसका सेकेंड हिस्सा है. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेज if the particle of mass small m and charge minus q remain stationary in between the plates, so what should be the magnitude and the direction of the field? ओके, तो हमें एक पार्टिकल चाहिए जिसका मास है स्मॉल m और जिसका चार्ज कितना है स्मॉल q. तो चलिए ये दोनों चीजें एक बार क्वेश्चन को वापस से उठा लेते हैं और एक बार नेक्स्ट पे चल देते हैं बेटा. सो इफ आई वर्क ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, तो एक बार चलिए अब काम कर देते हैं. तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेज दैट इफ अ पार्टिकल, ओके, हमारे पास पार्टिकल का मास है स्मॉल m और चार्ज है माइनस q, जो दोनों प्लेट के बीच में स्टेशनरी है. तो अब थोड़ा सा क्विक करूंगा. दिस वाज माय प्लेट 1, दिस इज माय प्लेट 2.
भाई ये मेरी प्लेट 2 है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था प्लेट 1 टू प्लेट 2 जो मैंने लिया हुआ है, बट अभी के लिए डायरेक्शन को कंफर्म नहीं करते हैं क्योंकि उसने वो तो पूछी हुई है। ठीक है, वो तो हम कुछ भी ले सकते थे, वो तो हमारी रैंडम थी। ओके, नाउ ही सेज दैट अ चार्ज हम लोगों को लेना है, अ पार्टिकल लेना है। तो लेट्स सपोज दिस इज दैट पार्टिकल हैविंग मास स्मॉल m एंड हैविंग चार्ज माइनस q एंड इट रिमेन स्टेशनरी। ये यहां पे स्टेशनरी है। स्टेशनरी है इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है। तो अब ये पता लगाइए इस पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे। तो मास है तो डेफिनेटली इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन देयर वुड बी द वेट होगा, और चार्ज भी है और ऊपर और नीचे दोनों प्लेट्स हैं। हाँ, ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्शन शुड बी वर्टिकली अपवर्ड, सो दैट वेट को बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड जाएगा। तो अब सबसे पहले डायरेक्शन कंफर्म करते हैं। चार्ज का नेचर कैसा है? एवरीवन लुक दैट आउट। द नेचर ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव। तो अगर चार्ज का नेचर नेगेटिव है तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि उसे फोर्स ऊपर की तरफ हो। तो नेगेटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जाता था कि अपोजिट डायरेक्शन में जाता था? कहां जाता था? अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें फोर्स चाहिए प्लस वाई एक्सिस में, यानी इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होनी चाहिए? इन नेगेटिव वाई एक्सिस। यानी इसका मतलब ऊपर आपको प्लस सिग्मा रखना पड़ेगा और नीचे आपको माइनस सिग्मा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, चार्ज नेगेटिव है तो ऊपर प्लेट पॉजिटिव दे दो ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाए। ओके, एम आई क्लियर टू दैट? ओके, तो डायरेक्शन हमारी कंफर्म हो चुकी है। डायरेक्शन इज कैसे? अलोंग विच नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये तो हमारे डायरेक्शन का जवाब हो गया। अब मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं। सो फॉर द मैग्नीट्यूड, यानी अगर उसे स्टेशनरी रहना है यानी इक्विलिब्रियम में रहना है, सो दैट एम जी मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? क्यू ई। साइन नहीं आएगा चार्ज का क्योंकि हम उसको वर्टिकल डायरेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी एम जी डिवाइडेड बाय क्यू। सो दिस शुड बी द मैग्नीट्यूड and this should be the direction of the electric field, so that हम लोग अपने क्वेश्चन के पैटर्न या क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्टडी कर सकें। क्लियर विद द क्वेश्चन? डन है। ओके, नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 16। आज के क्वेश्चंस लेंदी यानी लॉन्ग वाले ही हैं क्योंकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब 3 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एवरीवन इसे ध्यान से देखेंगे। He says two identical capacitors C1 and C2. So C1 and C2 as shown in the diagram, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। दोनों का कैपेसिटेंस आप देख पा रहे हो इक्वल है 1 माइक्रोफेराड। ओके, ईच 1 माइक्रोफेराड कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। ये रही आपकी 6 वोल्ट बैटरी एज शोन। इनिशियली स्विच इज क्लोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें ध्यान में रखना है कि पहले जो S है वो क्लोज है। ठीक है, तो स्विच को क्लोज रखना है। ये जो S है ये क्लोज है, और क्लोज होगा तो क्या होगा अभी याद दे। आफ्टर सम टाइम S इज लेफ्ट ओपन, और थोड़ी देर के बाद S को ओपन कर दिया गया है, एंड अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 इज इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट ऑफ 2 कैपेसिटर्स। ओके, तो कहानी क्या हुई? पहले तो स्विच क्लोज था, अब स्विच को ओपन किया गया। अब काम क्या हुआ है? S ओपन हुआ है, एंड जैसे ही S ओपन हुआ है, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 दोनों के स्पेस यानी दोनों के अंदर भर दिया गया कंप्लीटली। नाउ ही इज आस्किंग हाउ विल द चार्ज पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट गेट अफेक्टेड इफ द स्लैब इज इंसर्टेड। यानी चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा और पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा। ओके, तो पहले स्विच क्या था? क्लोज था। अब अगर स्विच क्लोज था तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्विच को क्लोज करके दिखा दूं, लेट्स सपोज स्विच, यानी C1 जो है 1 माइक्रोफेराड है और C2 है वो भी 1 माइक्रोफेराड है। तो दोनों का कनेक्शन कौन सा कनेक्शन हो गया? पैरेलल। तो इनिशियली व्हेन द स्विच इज क्लोज, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड, और वो भी कैसे? पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली हैं तो दोनों के पास क्या क्या सेम जाएगा? दोनों के पास वोल्टेज सेम होगा। ये हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज सेम है तो चलिए C1 को देख लेते हैं। फॉर
फॉर C1 पे देखते हैं, तो इसका Q इज इक्वल टू C1 इंटू V। तो आपका कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफेराड और वोल्टेज कितनी है 6। तो हमें फर्स्ट के पास चार्ज कितना मिल गया 6 माइक्रोकूलम। तो हमारे फर्स्ट के पास चार्ज है 6 माइक्रोकूलम और सिमिलरली सेकंड के पास भी चार्ज कितना होगा 6 माइक्रोकूलम। तो एक बार मैं यहीं पे जल्दी से लिख लेता हूं दैट सिमिलरली जो Q2 होगा वो भी 6 माइक्रोकूलम, बिकॉज दोनों का कैपेसिटेंस सेम है और दोनों के पास वोल्टेज भी सेम जा रही है क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। तो ये तो कहानी थी जब हमारा स्विच क्लोज था। अब स्विच को कर दीजिए ओपन। तो स्विच को अगर ओपन कर लेते तो ये हमारा केस नंबर 1 व्हेन क्लोज। अब आइए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में दो काम किए गए हैं। नंबर 1, स्विच को ओपन किया गया है, अलॉन्ग विद दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाला गया है। तो चलिए, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आने से जो फर्स्ट का कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वी ऑल नो दैट। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपेसिटेंस कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है। प्लीज रिमेंबर व्हेनेवर द मीडियम इज इंसर्टेड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय हाउ मच टाइम्स K टाइम्स। जानते हो इस फॉर्मूले को, A एफिशिएंट नॉट बाय D। अगर मीडियम आ जाएगा तो इट वुड बी मल्टीप्लाई विद द K टाइम्स। ओके, तो हमारा जो न्यू कैपेसिटेंस है C1 का वो कितना हो गया भाई, पहले कितना था 1 माइक्रोफेराड और अब 3 ऐड कर दिया, सो इट वुड बी 3 माइक्रोफेराड। Am I clear with the new capacitance of 1? Similarly, what would be the new capacitance of second? C2 डैश कितना होगा बेटा, वो भी K टाइम्स बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें भी इंसर्ट किया गया है। सेकेंड लास्ट लाइन लिखे देखेंगे प्लीज, जहां पे लिखा हुआ है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द टू कैपेसिटर, दोनों में रखा गया है। तो C2 डैश वुड बी ऑल्सो 3 माइक्रोफेराड। अब कहानी थोड़ी सी अलग हुई। कहानी में क्या हुआ, कहानी में हुआ ये कि आपका जो C1 था, ये जो अब C1 डैश बन चुका है, ये 6 वोल्ट का बैटरी हो गया बेटा हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज माय 6 वोल्ट बैटरी, दिस इज माय C2, ये मेरा C2 है, C2 डैश है सॉरी, ओके। और यहां से मैंने स्विच को क्लोज ही नहीं किया, ओपन है ये सर्किट, ठीक है, ये तो समझ पा रहे हो, सर्किट ओपन है यहां पे। अब पॉइंट ये है कि when the switch is open, हमने मीडियम डाल दिया। प्लीज इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, मैंने या हम लोगों ने दोनों के बीच में मीडियम डाल दिया। भाई ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि सर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ चुका है, पहले कुछ नहीं था। अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया, ठीक है भाई, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया है तो दोनों के कैपेसिटेंस मिल गए। बट जब आपका स्विच ओपन है तो जो C1 वाला कैपेसिटेंस है ये अभी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, हाँ कि नहीं? सो इट इज इनिशियली अभी भी कनेक्टेड है, बट जो C2 डैश है वो बैटरी के साथ क्या हो गया है, डिसकनेक्ट हो गया है। ओके, तो ये डिसकनेक्टेड वाला केस हो गया। तो रिमेंबर इन माय लेक्चर मैंने लास्ट में जाके आपको एक कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का एक पैरामीटर सिखाया था और वही पैरामीटर यहां पे रिप्रेजेंट है। तो फॉर C1 डैश पे काम करते हैं, तो C1 डैश हमारा कनेक्टेड वाला केस रहेगा, यानी वो अभी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड है। और जब भी हमारा कोई कैपेसिटेंस कनेक्टेड रहेगा तो कनेक्टेड रहने में एक चीज हमेशा सेम रहेगी, वो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। यानी C1 को पहले भी 6 वोल्ट मिल रही थी और अभी भी 6 वोल्ट ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी भी वो कनेक्टेड है। तो V सेम है, न्यू कैपेसिटेंस है, तो C1 का नया चार्ज Q1 डैश इज इक्वल टू C1 डैश इंटू V। ओके, C1 डैश कितना हो गया भाई, हेल्प करेंगे मुझे, C1 डैश हो गया हमारा 3 माइक्रोफेराड इंटू 10 की पावर -6 इंटू वोल्टेज हमारा कितना था 6 वोल्ट, सो इट वुड बी 18 माइक्रोकूलम चार्ज। सो व्हाट इज द न्यू चार्ज इन द फर्स्ट? द फर्स्ट में जो हमारा न्यू चार्ज है वो 18 माइक्रोकूलम है और पहले कितना था 6 माइक्रोकूलम। तो अगर आप दोनों को रिलेट करना चाहें तो कैसे रिलेट कर सकते हो? इट वुड बी दैट Q1 डैश वुड बी 3 टाइम्स, 3 क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स ऑफ द Q1। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मतलब हमने पहले वाले के साथ क्या होगा वो बता दिया। पहले वाले का चार्ज क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, इस चीज को सब ध्यान में रखेंगे। पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट वुड रिमेन सेम, क्यों? क्योंकि वो अभी भी कनेक्टेड है, बट जो फर्स्ट का चार्ज है दैट चार्ज वुड इंक्रीज बाय 3 टाइम्स और आपका जो नया चार्ज है वो 18 माइक्रोकूलम हो जाएगा।
एम आई क्लियर? क्योंकि वो कनेक्टेड था। अब चलिए डिसकनेक्टेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिसकनेक्टेड के लिए आई एम टेकिंग द न्यू स्लाइड, मैं आप लोगों के साथ न्यू स्लाइड पे आ जाता हूं। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं, डिसकनेक्टेड है। ओके चलिए अब इस डिसकनेक्टेड में देखिए, तो अब हमारा जो C2 डैश था, ये था हमारा C2 डैश। अब ये वाले भाई साहब C1 से तो यहां से तो कनेक्टेड है, बट ये वाला कहीं सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, सर्किट इनकम्प्लीट है, तो दिस वुड बी डिसकनेक्टेड केस। और अगर ये डिसकनेक्टेड है तो वेन एवर देयर इज अ डिसकनेक्शन, एक चीज सेम रहती है, वो है चार्ज। मीन्स वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज जो इसमें स्टोर हो चुका है, जो कि पहले कितना स्टोर हुआ था, 3 माइक्रो कूलम हुआ था। एम आई क्लियर? बैक साइड पे जाके देखते हैं, सॉरी माई मिस्टेक, 6 माइक्रो कूलम हुआ था। सो व्हाट इज द चार्ज स्टोर इन द सेकेंड वन? जो हमारा सेकेंड वाला कैपेसिटेंस था उसमें हमारा चार्ज कितना स्टोर हुआ था, 6 माइक्रो कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमारे पास स्टोर हुआ था। तो 6 माइक्रो कूलम है। और अब अगर वो डिसकनेक्ट हो गया है, आपने मीडियम भी डाल दिया है बीच में, तो आपका क्यू उतने का उतना ही रहेगा। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो वी ऑल नो दैट, हम बात कर रहे हैं अभी C2 का चल रहा है। ओके तो ये हमारा Q2 डैश हो गया, तो Q2 डैश उतना ही रहेगा जितना हमारा Q2 था, चार्ज सेम रहेगा। अब पोटेंशियल पे आ जाते हैं। सिंस V इज इक्वल टू Q बाई C, तो V2 जो सेकेंड का जो पोटेंशियल है दैट वुड बी, जो उसका चार्ज है Q2 डिवाइडेड बाय जो न्यू कैपेसिटेंस है डैश। तो Q2 तो उतना ही है 6 माइक्रो कूलम, और हमारा जो नया कैपेसिटेंस हो गया था वो कितना हो गया था, 3 माइक्रो फैराड। K टाइम्स इंक्रीज हो गया था ना, तो इट वुड बी 3 माइक्रो फैराड। माइक्रो गोज विद द माइक्रो एंड इट वुड बी 2। सो व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड? इट वुड बी 2 वोल्ट। सो सेकेंड वाले में पोटेंशियल कितना हो गया हमारे पास, 2 टाइम्स हो गया है, और हमारे पास जो कहते हैं चार्ज है वो उतने का उतना ही है। एम आई क्लियर? बट फर्स्ट वाला जो कनेक्टेड था उसमें क्या हुआ, उसमें हमारा पोटेंशियल सेम रहा जितना पहले था, जो कि 6 वोल्ट था, बट जो हमारा चार्ज था दैट बिकम्स 18 माइक्रो कूलम फर्स्ट का, जो कि 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल चार्ज हो गया। एम आई क्लियर? सो एक कनेक्टेड रहा और एक डिसकनेक्टेड रहा, यानी ये वो वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें दोनों काम एक साथ हो गए। दोनों काम एक साथ होने का मतलब हमसे कनेक्टेड का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे पूछ लिया गया और डिसकनेक्टेड का कॉन्सेप्ट भी। एम आई क्लियर विद दैट क्वेश्चन? अगर किसी को थोड़ा भी क्वेरी रह जाता है तो प्लीज एक बार इसे रिवाइंड करके जरूर देखें बेटा। ओके नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17. Okay, it says that a capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt. चलिए ले लेते हैं भाई, जैसा सर ने कहा या जैसा क्वेश्चन ने कहा, एक कैपेसिटर ले लेते हैं अननोन। तो C है भाई, अननोन है, मुझे नहीं मालूम, और वी आर कनेक्टेड दिस विद द अननोन बैटरी ऑफ V वोल्ट। आई थिंक अननोन कैपेसिटेंस है, अननोन बैटरी है। ओके इसके बाद क्या क्वेश्चन में कहा गया है, दैट द चार्ज स्टोर इन इट इज 360। तो अननोन कैपेसिटेंस है, अननोन वोल्टेज है, बट एक चीज नोन है, चार्ज। तो इसके पास जो चार्ज है दैट चार्ज इज 360 माइक्रो कूलम। एम आई क्लियर? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू ही सेज व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस बाय 120। ये पहली कहानी है। अब क्या कहा उन्होंने, इन्होंने कहा कि अब आपने पोटेंशियल को रिड्यूस कर दिया बाय 120। सो व्हाट इज आवर न्यू पोटेंशियल, V माइनस 120। पहले V वोल्ट था, अब V माइनस रिड्यूस कर दिया है। नाउ द चार्ज स्टोर इन इट बिकम्स 120। अब देखो फर्क है लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलरली रखा है केवल लैंग्वेज को समझने के लिए। पोटेंशियल में चेंज क्या आया, बोला गया कि वो डिक्रीज हो गया, कितना, 120, तो हमने माइनस कर दिया। बट चार्ज में ये नहीं कहा कि 120 डिक्रीज हो गया, चार्ज में कहा इट बिकम्स 120। कैपेसिटर वही है, तो भाई कैपेसिटर का तो कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा, बट हमारा जो इस बार न्यू चार्ज है, जो हमारे पास जो अब चार्ज आया, लेट सपोज Q डैश, वो हमारा हो गया है 120 माइक्रो कूलम। सो दो कंडीशन दी हुई हैं, एक पहले और एक बाद में। नाउ ही इज आस्किंग इन द फर्स्ट पार्ट, एवरीवन फर्स्ट पार्ट को रीड करेंगे, द पोटेंशियल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस C।
तो हमें कैलकुलेट करना है V और C की वैल्यू। तो चलिए सिंपल है, आसान है, बिल्कुल ईज से चलेंगे। इन द फर्स्ट पार्ट रिलेशन बना सकते हो, सिंस Q इज इक्वल टू CV, तो हमारे पास CV इज इक्वल टू कितना आ गया 360 माइक्रो कूलम 10 की पावर -6। दिस इज माई इक्वेशन 1। सेकेंड पे बना लें C और सेकेंड का पोटेंशियल कितना है V माइनस 120 इज इक्वल टू 120 माइक्रो कूलम। एम आई क्लियर टू दैट? हाँ जी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो चलिए एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। तो CV माइनस 120C इज इक्वल टू 120 इंटू 10 पावर -6। एम आई क्लियर? चलिए सॉल्व करें बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 का वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए CV में, तो 360 इंटू 10 पावर -6 माइनस 120C, ओके दिस इज C, is equal to 120 into 10 power -6. So if I take this 120 on this side, so what would be 120? 120 would be, यहाँ पे आएगा तो माइनस 360 माइनस 120 कितना हो गया बेटा? It would be 240. 120C था, it would be 240 into 10 power -6. सॉल्व कर लें बेटा एक बार इसको। तो अगर यहां से सॉल्व कर लेते हैं तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ C? C का वैल्यू कितना मिलेगा? 240 into 10 power -6 divided by 120, 120 2s are, तो C is equal to 2 into 10 power -6, or we can say 2 microfarad. So what is the value of capacitance we got? The value of capacitance is 2 microfarad. दूसरी चीज क्या पूछी थी? वोल्टेज पूछा था। तो चलिए वोल्टेज पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जैसे हम लोग फर्स्ट को यूज कर लेते बेटा, बाय 1 यूज कर लेते। तो बाय 1 क्या है? C की वैल्यू मिल चुकी है, 2 इंटू 10 पावर -6 इंटू V इज इक्वल टू 360 इंटू 10 पावर -6। डन है? तो अगर इसे सॉल्व करें तो -6 गोज, और V इज इक्वल टू 360 divided by 2, so potential is equal to 180 volt. So what is the value of that unknown potential? The unknown potential is 180 volt and the unknown capacitance is 2 microfarad. Done है? Okay. Now the second part, इस चीज के लिए मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, इस चीज को मैं आप लोगों के ऊपर ही लेफ्ट करता हूं, तो होपफुली आप लोग इसे आराम से डन कर लेंगे। What he says, what will be the charge stored in the capacitor if voltage applied is increased by 120? आसान है, यानी इस बार वोल्टेज 120 इंक्रीज कर गया। अब वोल्टेज तो हमें मालूम है कितना है भाई वोल्टेज, ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है 180, तो हमारी वोल्टेज है 180 और ये इंक्रीज कितनी कर गई 120। तो अगर मैं साइड में यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट दे दूं तो न्यू वोल्टेज इज इक्वल टू 180 प्लस 120 कितना हो गया बेटा 0 10 300 वोल्ट। न्यू वोल्टेज मिल गई, कैपेसिटेंस हमारे पास है, न्यू चार्ज आसानी से आ जाएगा। तो आई थिंक इस चीज पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाते। डन है? ओके, ना प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। और इन क्वेश्चंस को मैं ज्यादा पर्टिकुलरली आपको कहूंगा कि आप इसे ध्यान से देखें, क्योंकि दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन 2 और 3 हैं जो मैंने अपने असाइनमेंट में रखे हैं, एंड रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आई विल हेल्प आउट इन अ स्मॉल मैनर, बट रेस्ट आप प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेटर हो। ओके, सो नाउ प्लीज क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान देते हैं जो हमारे पास गिवन है। Question says a network of 4 capacitor each 12 microfarad connected to 500 volt as shown in the figure. So each है, let's suppose this one is C1, okay, थोड़ा सा शायद नहीं दिख रहा होगा, this one is C2, this one is C3 and this one is C4. तो C1, C2, C3 and C4 all are 12 microfarad. Okay, they are connected with 500 volt हमें दिया हुआ है। Now he is asking first the equivalent capacitance। तो हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी हमारा इक्विवेलेंट का गेम बेटा वापस से शुरू हो चुका है। We have to find out what is the equivalent capacitance, मतलब नेट चाहिए। तो चलिए अब देखना शुरू कर देते हैं। तो एवरीवन, हम लोगों ने 10th क्लास में भी सीरीज पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी पढ़ना है और अभी भी कैपेसिटेंस। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सो दिस C1, C2 एंड C3, C1 की वैल्यू, C2 और C3, दे आर कनेक्टेड फ्रॉम एंड टू एंड। C1 का एक एंड यहाँ पे है,
दूसरा C2 के साथ है, C2 का दूसरा एंड C3 के साथ और C3 यहां पे आ गया। इसका मतलब C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड विद एंड टू एंड, तो यानी ये इनका कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज। तो हम लोग इस चीज को मेंशन करेंगे दैट C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। ये लिखना बहुत जरूरी है आप CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप क्लेरिफाई नहीं करेंगे कि क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है, टीचर को नहीं समझ में आएगा। तो सीरीज 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, बट तीनों की वैल्यू इक्वल है तो इट वुड बी 3 टाइम्स ऑफ C ले लेते हैं। ओके, तीनों की वैल्यू को C का नाम दे देते हैं। Okay, so CS is equal to C/3. It would be 12 microfarad divided by 3. It would be 4 microfarad. तो तीनों का सीरीज कितना आया, 4 माइक्रोफेराड। अब तीनों का सीरीज 4 माइक्रोफेराड आया तो मैं डायग्राम को एक बार दोबारा से बनाऊंगा यहां पे, ठीक है। तो तीनों का नेट आया CS, दिस इज द CS विच इज 4 माइक्रोफेराड। ओके, डन। C4 को हमने टच ही नहीं किया था तो हमारा C4 एज इट इज ही है, और दिस इज माई 500 वोल्ट। एम आई क्लियर टू दैट? चलिए अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या जा रहा है। अब आपको इस डायग्राम से क्या दिख रहा है, पैरेलल कनेक्शन दिख रहा होगा। किसका पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है भैया आपको? दिस टाइम वी आर लुकिंग द पैरेलल ऑफ CS एंड C4। तो हम मेंशन करेंगे दैट पैरेलल ऑफ CS, जो तीनों का सीरीज आया, एंड द C4। सेकेंड डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको नेक्स्ट स्टेप का एक फ्रेम बना के देगा। तो पैरेलल कनेक्शन डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे CS प्लस C4। ओके, CS हमारा कितना है, 4 माइक्रोफेराड, C4 हमारा 12 माइक्रोफेराड, कितना हो गया, 16 माइक्रोफेराड। सो अगर हम इस डायग्राम को एक बार दोबारा से रीड्रॉ करें तो इन दोनों का पैरेलल कितना आया बेटा, इन दोनों का जो नेट पैरेलल आया CP, जिसे हम नाम दे रहे हैं 16 माइक्रोफेराड, एंड दैट वुड बी कनेक्टेड विद व्हाट, यहां पे जो बैटरी बनाई नहीं गई है, हम चाहें तो बना सकते हैं, इट इज 500 वोल्ट। दिस इज माय फाइनल कंक्लूजन, यानी हम इस डायग्राम से यहां पे गए और इस डायग्राम से हम यहां पे गए। सो व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस? The net capacitance is 16 माइक्रोफेराड। आई थिंक हमें पार्ट ए का आंसर मिल गया। दिस इज द वे जिस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को मेंशन करना है, लिखना है, ताकि चीजें सामने वाले को अंडरस्टूड हो जाए। नाउ व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट ही इज आस्किंग फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमें हर कैपेसिटर का चार्ज चाहिए। तो अब इस चीज के लिए मैं आप सबको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना काम करना शुरू कर दें। तो अब एवरीवन, अब अगर हम लास्ट वाले डायग्राम को देखते हैं तो इस बार आपको अपनी गाड़ी रिवर्स में चलानी पड़ेगी। मैं इसे रिवर्स गाड़ी या रिवर्स में गाड़ी चलाना सिस्टम बुलाता हूं, क्योंकि हम इस डायग्राम से फर्स्ट से सेकंड पे आए, सेकंड से थर्ड पे आए। अब हमें रिवर्स पे चलना पड़ेगा। वी हैव टू गो फ्रॉम थर्ड टू सेकंड एंड देन सेकंड टू द फर्स्ट। इसे आपको रिवर्स में करना पड़ेगा। तो अब हमें नेट कैपेसिटेंस मालूम है, नेट वोल्टेज मालूम है। ओके, तो हमें नेट चार्ज मिल सकता है, बट नेट चार्ज से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि जो हमारा नेट कैपेसिटेंस है वो पैरेलल कनेक्शन से आया। सो पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। तो इसका मतलब हमारा जो C4 है इसके पास कितनी वोल्टेज जाएगी, 500, और CS के पास भी कितनी जाएगी, 500। तो C4 के पास चार्ज निकाल लेते हैं, ये तो आसान है। चार्ज इन C4, ओके, तो उसका वोल्टेज मालूम है तो Q4 नाम दे देते हैं इस चीज को। तो Q इज इक्वल टू C4 और वोल्टेज है V, तो Q4 इज इक्वल टू C4 की वैल्यू 12 माइक्रोफेराड, ये लिखा हुआ, ओके, और वोल्टेज है हमारा 500। तो 12 5 60 माइक्रो कूलम। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द फोर्थ वन? द चार्ज ऑन द फोर्थ यानी C4 इज 6000 माइक्रो कूलम। ओके, अब CS पे बात कर देते हैं। चार्ज इन CS, ये जो C4 के साथ पैरेलल में था CS, इसमें कितना चार्ज है? तो इसका QS नाम दे देते हैं। इट वुड बी CS इंटू V। CS की वैल्यू आई थी 4 माइक्रोफेराड इंटू वोल्टेज है 500 वोल्ट, एंड 5 4 20 माइक्रो कूलम। सो व्हाट इज द चार्ज इन अ CS? जो CS यानी सीरीज वाला जो नेट कैपेसिटेंस आया था उसके पास चार्ज कितना आया, 2000 माइक्रो कूलम।
बट अगर हम अपने इस डायग्राम को एक बार पीछे पलट के देखें तो CS जो था वो C1, C2 और C3 के सीरीज कनेक्शन से था। और सीरीज में क्या रहता है? सेम। सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज। सो इन सीरीज ऑफ C1, C2 एंड C3 चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है। और सीरीज में अगर चार्ज सेम है तो फर्स्ट का चार्ज, सेकेंड का चार्ज और थर्ड का चार्ज सेम रहेगा, which would be 2000 microcoulomb. Am I clear to that? So by this manner we concluded two things. इस तरीके से हमने अपने दोनों आंसर्स निकाल लिए। नेट कैपेसिटेंस तो हमारा हो ही चुका था, बट उसके बाद हमें सेकेंड पार्ट में पूछा था व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो C4 का चार्ज हमें मिल गया है और C1, C2, C3 का भी चार्ज हमें मिल गया। तो C1, C2, C3 कैरीज 2000 माइक्रोकूलम ईच और C4 के पास 6000 माइक्रोकूलम। Am I clear to that? How to solve the series and parallel? तो आपको हमेशा अपने सेकेंड डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपका ये फ्रेम क्लियर रहे कि कौन किसके सीरीज से बना था और कौन किसके पैरेलल से। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ओके, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो फॉर्चुनेटली द 19th क्वेश्चन हमें वैसा ही मिला जैसा हमारा 18 था। तो इसमें मैं फिर से आपकी स्मॉल हेल्प करूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, अगेन C1, C2, C3 ईच 6 माइक्रोफैराड, यानी C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड ईच है, विद कनेक्टेड विद 12 वोल्ट बैटरी। भाई ये रही हमारी 12 वोल्ट बैटरी। Now he is asking the charge on each capacitor equivalent capacitance। तो ये सेकेंड पार्ट इन्होंने बाद में लिख दिया है, बट विदाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम ईच कैपेसिटर को स्टडी नहीं कर सकते। यानी हमें सबसे पहले तो इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैं आपको इक्विवेलेंट में हेल्प करता हूं। दिस इज माई C1, दिस इज माई C2 और ये हमारा C3 है। ओके, देख पा रहे हैं आप लोग? ओके, सो C1 एंड C2 कैसे कनेक्टेड हैं? एंड टू एंड। तो ये इन दोनों का कौन सा कनेक्शन हो गया? सीरीज कनेक्शन। सो सीरीज ऑफ C1 एंड C2। तो चलिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, बट C1 और C2 न्यूमेरिकल इक्वल थे तो 2/C। सो CS इज इक्वल टू C/2 विच इज 6/2, आई थिंक 3 माइक्रोफैराड। ये स्टेप तो आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगर हम अपने डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं तो इफ आई रीड्रॉ द डायग्राम, दिस इज माई 12 वोल्ट बैटरी, ये हमारा CS आया। ओके, और यहां पे हमारा C3 कनेक्टेड है। ओके, नाउ अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो CS का जो वन एंड है वो आपके इस वाले पॉइंट पे कनेक्टेड है। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए। CS का जो दूसरा एंड है वो हमारे B पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो CS इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B। एम आई क्लियर? सिमिलरली अब C3 को देखो, C3 का भी जो वन पॉइंट है वो A पर है और C3 का जो अनदर पॉइंट है वो भी B पर है। तो इसका मतलब C3 भी A और B के अक्रॉस है। इट मींस CS जो इन दोनों का सीरीज रिजल्ट आया है और जो C3 है वो A और B के अक्रॉस ही है। और whenever the two capacitor और whenever the two आप कुछ भी बुला सकते हो, कोई भी दो डिवाइस, इफ दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम टर्मिनल, डिवाइस है मतलब कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, आगे इंडक्टर भी आएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सो इफ द टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम टर्मिनल दे वुड बी कॉल्ड एज अ पैरेलल। तो इसका मतलब इस बार हमारा CS और C3 पैरेलल में है। इस क्वेश्चन को रखने का केवल मेन मोटो यही था कि डायग्राम थोड़ा सा स्विचेड पार्ट है और सीरीज और पैरेलल जो आप लोगों ने लेक्चर्स देखे थे उन लेक्चर्स में मैंने असाइनमेंट्स रखी थी। सो मोर यू प्रैक्टिस फॉर द सीरीज एंड पैरेलल, मोर यू आर गोइंग टू बी फिजिबल। आप ज्यादा अंडरस्टूड कर पाएंगे, आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजी पहले ही बना लोगे। तो इस बार ये पैरेलल कनेक्शन है, तो CP इज इक्वल टू CS प्लस C3। CS आया हमारा 2, C3 हमारा 6 था जो क्वेश्चन में गिवन है। तो द नेट कैपेसिटेंस इज 8 माइक्रोफैराड। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। हमने सेकेंड पार्ट पहले कर लिया। अब आ जाइए फर्स्ट पार्ट पे। चार्ज करना है तो आई थिंक आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो चार्ज का होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं। दैट फर्स्ट वन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर।
तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ये आप लोगों का होमवर्क है। मीन्स यू ईच एंड एवरी वन विल पॉज द वीडियो राइट नाउ, और वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और फर्स्ट पार्ट का आंसर अपना निकाल के अपने पास रख दीजिए, एंड एट फाइनली इन द कमेंट बॉक्स गिव मी और लेट मी नो द आंसर। मोर यू विल कनेक्टेड टू मी, जितना आप आंसर बताएंगे तो इट विल शो दैट कि माइट भी आपको चार्ज समझ में आ गया। एम आई क्लियर टू दैट? ओके, सो नाउ वी विल गो विद वन मोर पार्ट। हम थर्ड पार्ट को और जरूर देखने वाले हैं यहाँ पे, तो हम थर्ड पार्ट पे और काम करेंगे। सो आई एम वर्किंग ऑन द पार्ट थर्ड। ही सेज एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। हमें नेटवर्क की एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो सब जानते ही हैं, तो सिंपल है, डायरेक्ट है, काम करना शुरू कर देते हैं। एनर्जी किसी पर्टिकुलर का नहीं पूछा है, नेटवर्क का पूछा है, यानी कंप्लीट का पूछा है। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। सो व्हाट इज योर नेट कैपेसिटेंस? नेट चाहिए हमें, सी नेट चाहिए, क्योंकि पूरे नेटवर्क की बात की है। तो नेट कैपेसिटेंस आपके पास है ही, वोल्टेज आपके पास है ही, तो आई थिंक हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। हाफ 8 माइक्रो 10 पावर -6, वोल्टेज का स्क्वायर इज 12 इंटू 12, 144 डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है। 2 4 8, सो इट वुड बी हाउ मच? इट वुड बी 144 into 4 into 10 power -6, which would be numerically equal to, if I give the value here, 4 4 16, 1 16 or 1 17, 1 4 576 into 10 power -6 joule. This is our energy, or you can say 576 microjoule. आप चाहें तो माइक्रो जूल में लिख लें, और आप चाहें तो वैसे अपने आंसर को कर सकते हैं। एम आई क्लियर टू दैट? तो आई थिंक ये वाली पार्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। ओके, सो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो आई थिंक अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है प्लीज। सो अब क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत फिजिबल और देखे देखे से लगेंगे, क्योंकि अब हम मोस्टली कॉन्सेप्ट देख चुके हैं इसका। सो क्वेश्चन नंबर 20, ही सेज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी। तो एक पीपीसी को हमने बैटरी से चार्ज किया। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ इक्वल थिकनेस इज बीन इंसर्टेड। ओके, सो क्या क्या कहानी हुई है? कहानी ये हुई है, बैटरी डिसकनेक्ट कर दिया गया है। So battery is being disconnected and dielectric slab of dielectric constant नहीं given है, so I will take that dielectric constant as a small k. Okay, so I will take that medium with the dielectric constant k लेने वाला हूं मैं। Okay, now he is asking how does the capacitance, how does the potential and energy stored get affected, and justify your answer. So वैसे तो ये क्वेश्चन आपके लेक्चर्स में भी है, जहां पे हम लोगों ने कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का पार्ट किया था, क्योंकि ये बहुत वैराइटीज के क्वेश्चन है जो आ जाते हैं। तो बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, व्हेन एवर द बैटरी गेट डिसकनेक्टेड, क्या चीज सेम रहती है? चार्ज सेम रहता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना। अगर ये रिमेन कनेक्टेड रहती और फिर मीडियम ऐड किया जाता तो पोटेंशियल सेम रहता। तो यहां पे चार्ज सेम है, तो अब आ जाते हैं, पहला चीज क्या पूछा उसने? कैपेसिटेंस। सो भाई चलिए कैपेसिटेंस पे देखते हैं। सो लेट सपोज ओरिजिनल कैपेसिटेंस वाज ए एफिशिएंट नॉट बाय डी, क्योंकि पीपीसी था ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बताइए न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? सी डैश। एरिया इज सेम बट मीडियम विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड। ओके, सेपरेशन भी सेम है, तो ए एफिशिएंट नॉट बाय डी सेम था, सो इट वुड बी के टाइम्स। सो न्यू कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय के टाइम्स. So how does it affected? It get increase but how much times? K times. और ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया. तो ये हमने जो मैथमेटिकल लिखा है दिस इज आवर जस्टिफिकेशन. ओके, सो चलिए अब सेकंड पार्ट पे काम करें. बहुत आसान लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा, क्योंकि थ्योरी अगर आपने देखी है तो बहुत आसान चली जाएगी. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट. नाउ ही इज आस्किंग फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस. तो ओरिजिनली V इज इक्वल टू Q बाय C हम जानते हैं. ओके, Q क्या हमारा सेम है क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है. और अगर Q कांस्टेंट रह गया तो हाउ द पोटेंशियल इज रिलेट विद द कैपेसिटेंस इनवर्सली. अब कैपेसिटेंस क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था. C क्या हुआ था? इंक्रीज बाय K टाइम्स.
ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। तो अगर हमारा कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो हमारा जो पोटेंशियल है वो k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हुआ है, इनवर्सली है। सो आंसर वुड बी डिक्रीज बाय k टाइम्स। और यू कैन ऑल्सो राइट वन मोर स्टेटमेंट, अगर आप इसे रिलीज करना चाहते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इंक्रीज बाय 1/k टाइम्स। तो अगर आप डिक्रीज लिख रहे हैं, भाई कितना डिक्रीज हो गया, k टाइम्स, यानी कितने से डिवाइड किया, k से डिवाइड किया। बट अगर आपसे ये पूछा जाए मल्टीप्लाई कितने से किया, तो 1/k। एम आई क्लियर? थर्ड पार्ट ही इज आस्किंग, चलिए थर्ड पार्ट को यहीं पे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट ही इज आस्किंग फॉर एनर्जी। सो एनर्जी हैज अ फॉर्मूला हाफ Q²/c। आई विल यूज दिस फॉर्मूला क्योंकि यहां पे चार्ज सेम है, तो मुझे स्टडी करने में बहुत आसानी होगी। Q सेम है, हाफ कांस्टेंट है, तो हाउ द एनर्जी रिलेट विद द कैपेसिटेंस, इनवर्सली। कैपेसिटेंस क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, तो योर न्यू एनर्जी विल डिक्रीज बाय k टाइम्स। एम आई क्लियर? तो इसे वर्ड में लिख लेते हैं, व्हाट हैपेंस टू द न्यू एनर्जी, न्यू एनर्जी डिक्रीज बाय k टाइम्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? हाँ, वही बात, इंक्रीज लिखना है तो इंक्रीज बाय 1/k टाइम्स। 3 मार्क्स क्वेश्चन, ईच पार्ट कैरी द 1 मार्क्स, जिसमें आधा मार्क्स ये बताने के लिए कि इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ, और आधा मार्क्स उसके लिए एक मैथमेटिकली, एक लॉजिकली, एक जस्टिफिकेशन देने के लिए, क्योंकि लास्ट पार्ट में या लास्ट पे आके हमसे ये पूछ भी लिया गया है, जस्टिफाई ऑल द आंसर्स। एम आई क्लियर टू दैट? आसान था? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 21, एक बार इस पे सब ध्यान दे लेंगे। ओके, सो दिस इज बीन आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, तो फर्स्ट पार्ट पे आप देखें, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो आई थिंक ये तो एक्सप्रेशन ही है। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, द एक्सप्रेशन वाज हाफ एफिशिएंट नॉट E²। तो इसके बारे में मैं आपसे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, ये आपको लेक्चर्स में मिल ही जाएगा, ओके, कैपेसिटेंस के लेक्चर में। नाउ द पार्ट बी, जिसको लेके मुझे आपको कंसर्न करना था, ये क्वेश्चन केवल पार्ट बी के लिए ही पिक होके आया। पार्ट बी सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज E। तो एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट वुड बी E, और हमें मालूम है ये हमेशा यूनिफॉर्म रहती है। नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ओवर अ क्लोज रेक्टेंगुलर लूप ABCD। एरो आपको गिवन है A to B, B to C, प्लीज ये एरो नीचे की तरफ है, ये मिसप्रिंटेड है, C to D एंड देन D to A। इट इज गोइंग टू फॉर्म अ क्लोज पाथ। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम एक एक करके काम करते हैं। तो सबसे पहले फॉर A to B का काम करते हैं, ठीक है, A to B। तो WAB, वर्क डन का फॉर्मूला भाई F वेक्टर डॉट DS वेक्टर होता है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू F DS cos थीटा। F स्टैंड्स फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द चार्ज। तो लेट सपोज हमारे पास Q चार्ज पहले A पर था, ये रहा बेटा मेरा Q चार्ज, ओके, Q पॉजिटिव है, ओके। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, और चार्ज पॉजिटिव है, तो हमारा फोर्स भी कहां लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा, ओके, एज पर द डायग्राम। तो फोर्स डाउनवर्ड है, बट डिस्प्लेसमेंट हमें A to B करना है। तो A to B का जो हमारा फोर्स है वो डाउनवर्ड है, और A to B का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 90 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, 0। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स A to B कितना, 0। एम आई क्लियर? सिमिलरली आ जाते हैं अब नेक्स्ट के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है B to C। चलिए अब B to C पे काम करना शुरू कर देते हैं, और B to C पे देखेंगे। B to C हमारा फोर्स डाउनवर्ड ही लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन, और हमारा जो B to C का डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड ही है। तो थीटा कितना डिग्री हो गया यहाँ पे, 0 डिग्री। तो वर्क डन फ्रॉम B to C इज इक्वल टू F DS, और डिस्प्लेसमेंट कहां का, B to C का। इसको अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं फॉर C to D। फॉर C to D फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट C to D के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट हमारे हॉरिजॉन्टली लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो थीटा 90 डिग्री, सो WC to D इज 0। एम आई क्लियर? ये 0 क्यों आया, क्योंकि इस बार थीटा 90 है, cos 90 फिर से 0 हो जाएगा, ओके। लास्ट
हम A to B हो गए, B to C, C to D. Now last and final is for D to A. D से A. फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स तो वहीं लगने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम डायरेक्शन में. बट इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो D to A का वर्टिकली अपवर्ड है. तो इसका मतलब इस बार वर्क डन फॉर D to A, DA का जो वर्क डन है दैट वुड बी FDS cos 180 डिग्री, और cos 180 -1, तो FDA इज इक्वल टू -F इंटू DS, और वो भी किसका, D to A का. ओके, तो वी हैव द 4 वर्क डन. हमें 4 रास्ते पे चलना था और 4 वर्क डन आ गए. तो नेट वर्क डन निकाले बेटा. सो नेट वर्क डन एवरीवन, WAB, AB का वर्क डन 0, इसका वर्क डन FDS, CD का वर्क डन 0 और इसका -FDS. ओके, दोनों में फोर्स सेम लगने वाले हैं, दोनों जगह पे F सेम क्यों रहेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू QE. चार्ज वही था और इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट यूनिफॉर्म ही रहती है, तो F सेम है. DS पे आ जाते हैं. DS ऑफ यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ BC वुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ DA न्यूमेरिकली. क्यों, क्योंकि वो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं, रेक्टेंगुलर पाथ है, तो BC और DA रेक्टेंगुलर के अपोजिट साइड है तो बराबर होंगे, यानी FDS न्यूमेरिकली इसके इक्वल होगा. और सिंस ये नेगेटिव है तो दैट्स व्हाई दे कैंसिल. सो व्हाट इज द नेट वर्क डन टू मूव, 0. सो द नेट वर्क डन टू मूव अ चार्ज इज वुड बी 0. एम आई क्लियर टू दैट? बट इस पॉइंट पे एक नोट लिखेंगे मेरी तरफ से प्लीज एवरीवन, और ये आपको अब याद रखना है. सो नेट वर्क डन टू मूव अ चार्ज ओवर कैसा पाथ, क्लोज पाथ. सो क्लोज पाथ के लिए नेट वर्क डन 0 आया है. इट इंप्लाइज दैट दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स. और अगर आप ये टर्म या अगर आप ये प्रॉपर्टी पहले से जानते हैं तो आप इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. सिंस electric force is a conservative force. Conservative force, the force which depends upon the initial and final point does not depend upon the nature of path. तो अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव है, जैसा कि क्लास 11th में अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशन फोर्स वाज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कि आप उसे डायरेक्ट एक आता था ना ऐसे डायरेक्ट A to B लेके जाइए बॉडी को, या A to C, C to D ऐसे घुमा के लेके जाइए. ग्रेविटेशन वर्क डन दोनों में ही हमेशा सेम आता था. इसका मतलब वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा. अब हमारे पास यहाँ पे पाथ कैसा था, क्लोज था. पाथ क्लोज था तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम थे, और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं रहा. इसका मतलब इसमें नेट वर्क डन 0 ही आना है. तो आप चाहें तो इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हो, और अगर आपके पास ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में है तो आप 1 मार्क्स के लिए ये यूज कर सकते हो. सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव दैट्स व्हाई द वर्क डन ओवर द क्लोज पाथ वुड बी 0. तो आप इस चीज के लिए आई विल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन कि दैट एवरीवन विल मेक दिस नोट इन देयर नोट्स. प्लीज अपनी नोट्स में, अपनी नोटबुक में इसे जरूर बना लें. एम आई क्लियर? तो आई थिंक एक नई चीज आप लोगों ने सीखी है, एंड दिस वुड बी माई फाइनल क्वेश्चन. तो ज़्यादा नहीं, फाइनल पर्टिकुलरली ये 2-3-4 स्टूडेंट्स का डाउट आ चुका है, तो इसके लिए मैं इसे पर्टिकुलरली पिक कर रहा हूँ. ओके, सो वी हैव सम कैपेसिटेंस ईच विद द 2 माइक्रोफेराड है हमारे पास, और हमें अब इसे एनालाइज करना है. तो चलिए एक बार इसे एनालाइज करना शुरू कर देते हैं. तो आई विल टेक माई डायग्राम टू द लिटिल बिट क्वाइट बिलो लेके आ जाता हूँ. चलिए, सो दिस इज माई C1, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2, C3, C4, C5. ओके, यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं A, B, P, R, S, T ऐसे कुछ लिखा हुआ है. ओके, वैसे इफ देयर आर 2 लाइंस, ये जो P to S को एक लाइन कनेक्ट कर रही है और R और T को जो एक लाइन कनेक्ट कर रही है, अगर ये लाइन नहीं होती तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता, क्योंकि सारे सीरीज में. बट इन लाइंस ने आके कुछ चेंजमेंट कर दिया, वो आप समझेंगे. ओके, सो दिस P पॉइंट इज कनेक्टेड विद द S and R is connected with the T. और जब हम P और S को एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि आप समझिए, लेट्स सपोज दिस इज A. ओके, यहां पे मैंने कोई कैपेसिटर लगाया, ये रहा B. ओके, मैंने B पॉइंट को डायरेक्टली C पॉइंट के साथ एक वायर के साथ थ्रू कनेक्ट कर दिया इन अ जिगजैग मैनर. लेट्स सपोज ऐसे. अब B और C के बीच में क्या है,
जस्ट ओनली अ सिंपल वायर, देर इज अ नो एलिमेंट विच इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी, कोई अदर कैपेसिटर नहीं है। इसका मतलब आपका बी और सी दोनों एक ही तरीके का पॉइंट हो गए, यानी अगर बी पर वोल्टेज 5 वोल्ट है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द बी इज 5, तो सी के पास भी कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि बीच में केवल वायर है, कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बने। इसका मतलब आई विल यूज टू कॉल, मैं इसे बुलाना शुरू करता हूं कि अगर दो पॉइंट डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो वो दोनों एक ही पॉइंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो दोनों एक ही पॉइंट, क्योंकि दोनों के बीच में केवल सिंपल वायर है, तो यानी दोनों के पास जितना वोल्टेज है दोनों का सेम ही रहेगा, यानी दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। एम आई क्लियर? तो आई थिंक मैं इस चीज को रब कर रहा हूं और इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। तो ये कोई शॉर्टकट या फिर ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको बुक्स के अंदर, एनसीईआरटीज के अंदर मिलेगी। ओके, तो चलिए इनको रिमूव कर दिया है मैंने, सो आई रिमूव दैट। तो ये चीजें खत्म कर देते हैं एक बार इन्हें। ओके, तो इसका मतलब P और S एक ही पॉइंट होंगे और R और T एक ही पॉइंट होंगे। तो अब मैं दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं और इसे कहानी की तरह समझिए। इमेजिन दैट कि आप A पॉइंट पे स्टैंड थे, A से आपने अपनी गाड़ी चलाई, तो आपको पहले मिला रास्ते में C1। सो किससे पहले मुलाकात हुई? यू मेट विद द C1। अब आप पहुंचे P वाले पे, ठीक है, P पर पहुंच गए, ये पहुंच गए P पे। अब देखिए P से एक रास्ता R तक जाता है, सो आपने P से एक रास्ता लिया R तक। मैं थोड़ा डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं कहीं पे टर्मिनल गलत लगा दूं तो आप उस पॉइंट को नोट करके रख सकते हो और फिर मुझे बता सकते हैं। सो P टू R एक रास्ता जाता है और P से R के बीच में कौन है? C2 है। एम आई क्लियर टू दैट? P से R जाते हैं और बीच में C2 रहेगा। ओके, P से एक डायरेक्ट रास्ता S तक जाता है, बट P और S के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब P और S एक ही पॉइंट हो गए। ये वाला पॉइंट समझ में आया? P और S डायरेक्ट कनेक्ट है, इसका मतलब P और S एक ही पॉइंट हो गए, यानी जितना पोटेंशियल P पे होगा उतना ही S पे होगा। ओके, चलिए R पे पहुंच गए। अब R से एक रास्ता जाता है S तक, जा रहा है, जिसमें बीच में कौन आता है? C3। तो R से एक रास्ता जाता है S तक और S वहीं पर है जहां पर P था, क्योंकि दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड हो गए। तो R से एक रास्ता S तक जो कि C3 से होते जाता, बट S वहीं पे था जहां पे P था। तो एम आई थिंक ये यहां पे आ चुका है। क्लियर है? ओके, R से एक और रास्ता जाता है T तक, डायग्राम को देखते रहेंगे, T तक, बट T और R डायरेक्ट कनेक्टेड है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं, तो इसका मतलब जो टर्मिनल R के साथ है वही T के साथ है, यानी जितना पोटेंशियल R पे उतना ही T पे, यानी R और T एक ही पॉइंट हो गए। क्लियर? तो हमने P को देख लिया, R को देख लिया। अब आ जाइए S पे। S से एक रास्ता जाता है T पर, अब S वहीं पे है जहां पे P था और वो जाता है T तक, और T वहीं पे है जहां पे R है, और वो जाता है C4 के थ्रू होते हुए। तो S से T C4। ओके, फिर हम पहुंच गए T पर, ये रहा मेरा T, और T से C5 और फिर फाइनली B पॉइंट तक। एम आई क्लियर? द कन्वर्जन ऑफ दिस डायग्राम इनटू दिस। ये कहानी समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सेम कहानी, लेट मी नो, मैं बेटा बता देता हूं नेक्स्ट चैप्टर व्हेन वी स्टडी द इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस पे भी सीरीज पैरेलल में यही गेम फिर से खेला जाएगा। एम आई क्लियर? तो इसका मतलब अब आपका डायग्राम बहुत आसान हो चुका है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। C2, C3, C4 पैरेलल, C1, C5, और जो भी इनका रिजल्ट आएगा दैट वुड बी इन सीरीज। तो इसका भी होमवर्क है, इसका भी फाइनल आंसर आई एम गोइंग टू वेट फॉर दैट। तो इसके भी फाइनल आंसर के लिए मैं आपके साथ बिल्कुल वेट कर रहा हूं। तो आई होप कि आप मुझे इसका आंसर जल्दी से जल्दी सेंड करें, एंड आई होप आज के लेक्चर्स में भी आप लोगों ने कुछ चीजें नई सीखी होंगी, कुछ नए पॉइंट्स मैंने आपको बताए होंगे, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ लैंग्वेज, यानी आज का लेक्चर भी आपके बिल्कुल काम आया होगा। तो आई होप सारी चीजें बिल्कुल डन है, एब्सोल्युटली क्लियर है। सो दैट्स फ्रॉम ऑल टुडे। आगे हम फिर और लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, स्टे हेल्दी, स्टे काम, और अपना ध्यान रखिए प्लीज एवरीवन। थैंक यू।